हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएसएससी प्रिंसिपल एचएम एग्जाम। इसकी वैकेंसी आने वाली है अभी। होपफुली जुलाई के लास्ट या अगस्त में आपको ये वैकेंसी अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगी। जहां तक ये जुलाई के लास्ट में भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके। इसकी रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। अभी एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 12। इस ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं इसको, और अब इसी यूनिट पे हम प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इसका पैटर्न जो रहेगा एग्जाम में, ये जो कोर्स का, वो इस तरीके से करवाएंगे कि जैसे यूनिट 12 हो गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो यूनिट कंप्लीट होते फिर उस पर प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे हम। इसी तरीके से आपके कंप्लीट सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। हर यूनिट पे सेपरेट क्लास, हर यूनिट पे सेपरेट प्रैक्टिस टेस्ट, और उस यूनिट के आपको डिटेल्ड नोट्स। और डिटेल्ड नोट्स का फायदा इसलिए है कि अभी टाइम भी है हमारे पास, तो हम अच्छे से हर यूनिट को कवर कर सकते हैं और उस पर सफिशियंट प्रैक्टिस टेस्ट कर निकाल सकते हैं। फिर बाद में आपको इस पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और जब आप हमारा एग्जाम नजदीक होगा, एक महीने पहले, एग्जाम से एक महीने पहले इसमें रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है। एक और चीज हमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो सिलेबस का पार्ट थर्ड है, चाहे फर्स्ट पार्ट है जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह है, या जो लास्ट का जो थर्ड पार्ट है जिससे 60 क्वेश्चन कवर आएंगे एग्जाम में, ये दो ऐसे पार्ट हैं जिनमें हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं या जो हम प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, तो उस दिन तक का अपडेटेड हम आपके सामने लेके आते हैं। उसका फायदा यह है अपडेटेड का, अब जैसे कोई चीज बदल जाती है, कोई चीज में चेंजेज आएगा, कोई भी डेटा में, इंफॉर्मेशन में, तो हम उसको नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट क्लास में या रिवीजन क्लास में उसको कवर करते हैं। इसलिए आपको रेगुलरिटी बना के रखनी होगी। और यहाँ से अच्छे से हम इसको पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे, इस पे रिवीजन भी करेंगे, ताकि हमारा कुछ भी नहीं रहे। अगर आप सिर्फ इसको फॉलो करते हैं, ये प्रोसेस जो हमारे साथ में भी चलते हैं, तो फिर आपको कोई बुक वगैरह, कोई नोट्स कहीं और से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। आप अगर मार्केट से या सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो इतना सा आपको जरूर अवेयर रहना होगा कि अपडेटेड चीजें ही लेनी है। क्योंकि ये जो सिलेबस है, इसमें एक नहीं, गवर्नमेंट की 6-7 वेबसाइट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट, कई सारी वेबसाइट से क्रॉस चेक करके अपडेटेड इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना काफी इसमें चैलेंज रहता है। लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। लेट्स बिगिन। और आप में से कोई साथी अगर जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ये क्लास, तो यूट्यूब पे आपको पूरी क्लासेज, पूरे टेस्ट, ये सब नहीं प्रोवाइड होंगे। एज ए डेमो कुछ क्लास, कुछ टेस्ट अभी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना, ये पहला टेस्ट है इस बैच का। मध्याह्न भोजन योजना, पीएम पोषण, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम पोषण के संबंध में पूछा है हमसे, और इनमें से कौन सा करेक्ट है, सही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला जो स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन देने का प्रावधान है। पीएम पोषण योजना है, ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। इसको पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते थे। पहले इसका नाम मध्याह्न भोजन योजना, जो मिड डे मील है, वो था। अब इसका नाम पीएम पोषण कर दिया गया है। इसमें जो प्राथमिक स्तर मतलब क्लास फर्स्ट से 5, इसके लिए क्या है, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है। जो क्लास 6 से 8 है, उच्च प्राथमिक क्लास 6 से 8, इनके लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ गर्म भोजन ये प्रदान किया जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें एक चीज और हमसे पूछी जाती है कि ये जो मानक है, चाहे कैलोरी है, प्रोटीन है, ये मानक किसके अकॉर्डिंग निर्धारित है। तो ये पीएम पोषण की जो गाइडलाइन है 2021 की, उसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित किए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
मैच करना है हमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। लिस्ट फर्स्ट क्या है? कुछ स्कीम, प्रोजेक्ट्स, कार्यक्रम, और वो कौन से साल में शुरू हुए हैं, ये हमें मैच करना है। प्रोजेक्ट कायाकल्प, प्रोजेक्ट कायाकल्प है, इसकी जो मूल शुरुआत हुई थी वो 2018 में जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, उनके बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए की गई थी। प्रोजेक्ट कायाकल्प ये 2018 में की गई थी। शारदा कार्यक्रम, शारदा कार्यक्रम ये एक ऐप और डिजिटल ट्रैकिंग कार्यक्रम है। इसमें जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, इनका सर्वे 2020 में शुरू हुआ था ये लेकिन जो पूरी तरह से समर्पित कह सकते हैं, शारदा मोबाइल ऐप है या इसका डिजिटल ट्रैकिंग मॉड्यूल है, ये 2021 से प्रभावी हुआ है। कब से प्रभावी हुआ है? 2021 से। प्रोजेक्ट अलंकार है, प्रोजेक्ट अलंकार ये जो राजकीय और जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें जीर्णोद्धार के लिए ये काफी एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इसमें बजट और इसके जो स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं वो 2023 के बजट में मेनली इसकी इसकी इसको बताया गया था पूरी तरफ से। शारदा कार्यक्रम, ये प्रोजेक्ट अलंकार 2023 का जो बजट था उसमें बताया गया था इसको मेनली। तो ये 2023 से एसोसिएटेड है। ऑपरेशन कायाकल्प फेज सेकंड, ऑपरेशन कायाकल्प है, इसका जो दूसरा फेज था। देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। कब की थी इसकी ऑपरेशन कायाकल्प? इसका फर्स्ट फेज जो था 2018 में शुरू हुआ था, 2018 में, जून 2018 में। प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स का जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन कायाकल्प का फेज फर्स्ट 2018 में। इसके बाद में ऑपरेशन कायाकल्प का जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज शुरू किया गया था जब ये दूसरा टेन्योर आया है इस गवर्नमेंट का, जब शुरू किया गया था ये अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। ये 4 अप्रैल 2022 से ऑपरेशन कायाकल्प का सेकंड फेज शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा इसमें 2022 सेकंड वन, 1342, ये इसका करेक्ट रहेगा। और अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 है, इसका कहां से शुभारंभ किया गया था, तो ये श्रावस्ती से इसका शुभारंभ किया गया था, श्रावस्ती से। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। किसके बारे में? निपुण भारत मिशन। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो होपफुली ये आपको अभी ध्यान में होंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इसका उद्देश्य देश का हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा है वर्ष 2026-27 तक जो क्लास 3 या ग्रेड 3, इसकी बात हो रही है, ये 2026-27 तक के अंत तक एफएलएन प्राप्त कर ले। जो बुनियादी शिक्षा है वो एफएलएन है, जिसमें कहा एफएलएन क्या है? पढ़ने लिखने और अंकगणित की बुनियादी दक्षता 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ने लिखने और अंकगणित की बुनियादी दक्षता देना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें टारगेट ईयर क्या है? 26-27 है निपुण भारत में क्लास 3 तक के बच्चों को एफएलएन जो बुनियादी शिक्षा है वो। उत्तर प्रदेश में इसे मिशन प्रेरणा के सुदृढ़ीकरण के रूप में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए चलाया जा रहा था एक मिशन प्रेरणा, उसके साथ इसको जोड़ के क्रियान्वयन किया गया है। तो ये भी करेक्ट है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को। फर्स्ट लिस्ट जो है इसमें पोर्टल, पहल ये दिए हुए हैं। सेकंड लिस्ट में कुछ प्रशासनिक विंग्स, उपघटक ये दिए हुए हैं, कुछ विशिष्ट उपघटक। पहला है परख। परख क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख देश भर के जो छात्र हैं उनको सीखने के स्तर को मापने के लिए एक नेशनल लेवल का सर्वे होता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, और राज्यों का होता है ये एसएएस बोलते हैं उसको, राज्य उपलब्धि सर्वे।
उसका जो एकेडमिक संचालन और रूपरेखा है वो इसी विंग के अधीन आता है, परख के अधीन। तो परख क्या है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण। दीक्षा, दीक्षा ये एक राष्ट्रीय ई लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। दीक्षा क्या है? राष्ट्रीय ई लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और उत्तर प्रदेश का विद्या समीक्षा केंद्र, उत्तर प्रदेश का विद्या समीक्षा केंद्र है। डेटा के लिए दीक्षा से जुड़ा है और शिक्षकों का जो नवाचार है उसको साझा करने के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे विद्या अमृत महोत्सव जैसी कई डिजिटल कंपटीशन भी चलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आएगा दीक्षा का फर्स्ट वन। निष्ठा है, निष्ठा ये एक इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। निष्ठा क्या है? ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और इसके तहत अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं। जैसे प्राइमरी के लिए क्या चलाया जाता है इसमें निष्ठा में? FLN। उसी तरीके से माध्यमिक के लिए निष्ठा सेकेंडरी, और प्री प्राइमरी है उसके लिए निष्ठा एक ECCE मॉड्यूल है वो चलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आएगा फोर्थ वन, निष्ठा, FLN माध्यमिक और ECCE। विद्यांजलि है कॉरपोरेट और जो कम्युनिटी है उसको सीधे स्कूलों से जोड़ने की पहल है विद्यांजलि। इसमें स्कूल स्वयंसेवक और जो प्रबंधन पोर्टल है वो है। इसके तहत जो राष्ट्रीय स्तर पे स्कूल वॉलेंटियर मैनेजमेंट सिस्टम का काम करते हैं स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन, और जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था स्कूल को संसाधन दे सकती है, सेवाएं दान कर सकती है, इसके लिए विद्यांजलि है। 2143। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक स्वयंसेवक को अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम कितने घंटे समाज सेवा करना अनिवार्य होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम? राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, इसके तहत कोई भी इस स्वयंसेवक है उसको अपने 2 साल के कार्यकाल में कम से कम कितने घंटे समाज सेवा करना अनिवार्य है। तो ये जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 साल में कम से कम 240 आवर्स, कितने? 240 आवर्स, ये सामुदायिक सामाजिक सेवाओं में योगदान देना होता है। अब ये 2 साल का हो गया 240 आवर्स, 2 ईयर का पूछा है। अब अगर हमसे 1 साल का पूछे तो 120 आवर्स। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर प्रोजेक्ट प्रवीण का मुख्य फोकस क्या है? प्रोजेक्ट प्रवीण है, इसका मेन फोकस क्या है? प्रोजेक्ट प्रवीण उत्तर प्रदेश सरकार और जो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है, यूपी कौशल विकास मिशन, इसका एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट पहल है। और इसके तहत जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, माध्यमिक विद्यालय, इनके कक्षा 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल टाइम के दौरान ही अलग अलग ट्रेंडों में स्किल जो एक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण। ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को एक स्किल ट्रेनिंग, रोजगार परक प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों में सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, इसको क्रमशः 50% और 100% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका 100% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाना है, ये हम मान के चल रहे हैं। और अब इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों में क्रमशः, तो जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में टारगेट रखा गया है 50% का, और ये कब तक का रखा गया है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात 50% होना चाहिए कम से कम हायर एजुकेशन में। ये टारगेट रखा गया है हमें 2035 तक 2035 तक। और जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा इसमें प्री स्कूल से माध्यमिक तक आता है, इसमें 100% टारगेट रखा गया है 2030 तक, 2030 तक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो हमारे साथी नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा
कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आप हमसे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दीक्षा और निष्ठा कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीक्षा और निष्ठा। दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए ये एक शिक्षण मंच है, समृद्ध शिक्षण मंच है। जबकि निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल के जो प्रमुख हैं, एचएम प्रिंसिपल, और जो टीचर्स हैं, स्कूल प्रमुख और शिक्षक, उनके समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है। ये एक काफी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा। तो दोनों में आपको ये क्लियर हो गया होगा। दीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शिक्षक और छात्र दोनों को ई कंटेंट प्रदान करता है। निष्ठा विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की दक्षता का विकास करना है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की किस धारा के तहत स्कूल के प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के लिए जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है? अकॉर्डिंग टू सूचना का अधिकार एक्ट 2005, उस ये सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, इसकी कौन सी धारा है उसके तहत जो स्कूल के इंचार्ज हैं, एचएम है, प्रिंसिपल हैं, वो अपने स्कूल के क्या होते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए बाध्य हैं। ये आरटीआई की एक्ट है। आरटीआई का जो सेक्शन है 5, उसका सब सेक्शन फर्स्ट है। आरटीआई की धारा 5, इसका पार्ट फर्स्ट है, और इसमें सरकारी और एडेड दोनों स्कूल शामिल हैं। केंद्र सरकार की पीएम पोषण योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? केंद्र सरकार की जो पीएम पोषण योजना है, ये इसको पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। तो फिर ये पीएम पोषण कब शुरू किया गया है? सितंबर 2021 में ये पीएम पोषण नाम से बदलकर इसका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम किया गया है। और ये योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में गरम पका हुआ भोजन ये सब देने के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की स्थापना किस योजना के अंतर्गत थर्ड पार्टी बूट मॉडल पर की जा रही है? उत्तर प्रदेश के जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें स्मार्ट क्लासेज, आईसीटी लैब, इसकी स्थापना किस योजना के अंतर्गत एक थर्ड पार्टी बूट मॉडल उस पे की जा रही है? यह है एक आईसीटी एट स्कूल्स मॉडल, समग्र शिक्षा का है। आईसीटी और डिजिटल इनिशिएटिव घटक इसके तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बूट मॉडल पे की जा रही है। अब ये बूट मॉडल क्या है? बूट मॉडल है, इसमें जो बूट है, बूट मॉडल, तो इसमें बी है बिल्ड, ओ है इसमें ऑन, सेकंड ओ है इसमें ऑपरेट, और जो टी है इसमें वो है ट्रांसफर। बिल्ड, ऑन, ऑपरेट, ट्रांसफर, इस मॉडल पे ये बनाए जा रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बूट की फुल फॉर्म और ये मॉडल, समग्र शिक्षा का आईसीटी स्कूल्स। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट अलंकार का क्रियान्वयन किस शिक्षा बोर्ड स्तर के विद्यालय में बुनियादी ढांचे के सुधार हेतु किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जो प्रोजेक्ट अलंकार है, प्रोजेक्ट अलंकार उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसके अंतर्गत राजकीय और जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें जो जर्जर भवन है उनका पुनर्निर्माण, चार दीवारी, प्रयोगशाला या जो मॉडर्न सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए बजट आवंटित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा माध्यमिक विद्यालय।
प्रोजेक्ट कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित 19 मूलभूत पैरामीटर्स में निम्नलिखित में से कौन सा मानक शामिल नहीं है। इसके 19 पैरामीटर हैं प्रोजेक्ट कायाकल्प के, और ये हमने डिटेल में पढ़ा था। और इसमें जो 19 है उनमें से 18वां जो है वो बाद में ऐड किया गया था, ये भी हमने चर्चा की थी। अब इसमें प्रत्येक कक्षा में कंप्यूटर प्रयोगशाला, ये इसका बुनियादी पैरामीटर्स में नहीं आता है। ब्लैक बोर्ड, बिजली, पंखे, टाइल्स, ये सब बुनियादी में आते हैं। ये कंप्यूटर प्रयोगशाला हर कक्षा में ये बुनियादी पैरामीटर्स में नहीं है। कायाकल्प के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करता है। किस पे? कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करता है कायाकल्प। इसके लिए कोई अलग से बजट निर्धारित नहीं होता है, कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करता है। कन्वर्जेंस जो हमने बताया था आपको कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो बचा हुआ बजट है, उस बजट को इसमें चाहे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट्स का जो बजट है, उस बजट को इसमें काम लिया जाता है। सभी बजट डिपार्टमेंट्स का जो बच जाता है बजट उस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निपुण भारत मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, इसके अकॉर्डिंग जो निपुण भारत मिशन है, इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बाल वाटिका से लेके क्लास 3, बाल वाटिका से लेके और क्लास 3 तक, तो ये हो जाता है बाल वाटिका आ गया 0 से 3, और वो बाल वाटिका आ गया 3 से 5, और हमारा जो क्लास 3 है वो 9 ईयर तक, तो ये हो जाएगा 3 से और 9 ईयर तक के बच्चों के लिए। और जब भी क्लास 3 का रहे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, निपुण भारत मतलब FLN, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कायाकल्प एवं प्रोजेक्ट अलंकार के प्रशासनिक व वित्तीय नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में, प्रशासनिक और वित्तीय नियम। प्रोजेक्ट कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय बजट पूरी तरह से शिक्षा विभाग के स्टेट प्लान फंड द्वारा वहन किया जाता है। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कायाकल्प है, इसके तहत जो 19 पैरामीटर हैं, इनको पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग का कोई अलग से बजट नहीं है। तो इसमें उत्तर प्रदेश शासन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस स्कीम है। क्या है? इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस स्कीम, अंतर विभागीय कन्वर्जेंस पे आधारित है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें पंचायती राज विभाग है, नगर विकास विभाग है शहरी क्षेत्रों में, या फिर जो मनरेगा था जो आजकल VBG राम जी हो गया, इनके बजट को मिलाकर काम किया जाता है प्रोजेक्ट कायाकल्प में। प्रोजेक्ट कायाकल्प के तहत प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार हेतु 100% शासकीय अनुदान दिया जाता है, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए सामान्य क्षेत्रों में 50-50 वित्तीय अनुपात का प्रावधान है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोजेक्ट कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट कायाकल्प ये है इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस, इसके लिए कोई बजट नहीं होता कायाकल्प के लिए। जबकि अलंकार की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट अलंकार के लिए जो राजकीय स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, इनका जर्जर भवन, इनको चमकाना, लैब बनाना, इनके लिए सरकार 100% बजट देती है, ये सही है। और जो एडेड स्कूल हैं इनके लिए थोड़े नियम कड़े हैं, और सामान्य क्षेत्रों में 50% सरकार देती है और 50% जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको उसका अरेंज करना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोजेक्ट कायाकल्प केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बेसिक स्कूलों तक सीमित है, जबकि प्रोजेक्ट अलंकार विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के इंटर कॉलेजों में लागू है। प्रोजेक्ट कायाकल्प है केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इसके अंतर्गत आने वाले जो अर्बन बेसिक स्कूल्स है, शहरी परिषदीय स्कूल, इनको भी उतनी ही कड़ाई से लागू है यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट अलंकार ग्रामीण और शहरी दोनों के राजकीय और एडेड माध्यमिक स्कूल हैं उनमें समान रूप से लागू है।
तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। राजकीय, राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार के प्रशासनिक नियमों के संबंध में कौन सा सत्य है? राष्ट्रीय और राज्य सही पूछा है इसमें हमसे। इसमें जो करेक्ट है, सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सेवायोजित शिक्षक इस पुरस्कार के लिए अपात्र होते हैं, ये सही है। इसमें ये सही है, सरकारी जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट के बाद जो एक एक्सटेंशन है 70 लाभ, उस पर काम कर रहे होते हैं जो आवेदक नहीं कर सकते। अदरवाइज तो पहला सही नहीं है, क्योंकि 80% भारांक प्रदर्शन और नवाचार को मिलता है, जबकि वस्तुनिष्ठ मापदंडों को केवल 20% मिलता है। ये जो है, इसमें भारांक प्रदर्शन और नवाचार उसको 80% मिलता है, वस्तुनिष्ठ जो मापदंड है उनको 20% इसमें मिलता है। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करने वाली समिति के अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। जिला चयन समिति के अध्यक्ष डीएम होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं होते हैं, डीआईओएस नहीं होते, डीएम होते हैं। संविदा शिक्षक भी समान रूप से पात्र माने जाते हैं। शिक्षक ही पात्र हैं जो रेगुलर शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र या संविदा शिक्षक इसके पात्र नहीं होते हैं। मैच करना है शिक्षक पुरस्कार और पुरस्कार प्रदाता या स्तर। देखिए, आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल, जिसको कहते हैं कि जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है जनरल स्टडीज या ये टॉपिक, वो बेसिक लेवल है एकदम जीरो से। और फिर मॉडरेट लेवल है जिसमें ठीक ठाक लेवल हो, और फिर एडवांस लेवल। तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राज्य शिक्षक पुरस्कार है, तो राज्य का जो शिक्षक पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार है, ये विशेष प्रशासनिक मूल्यांकन पर मुख्यमंत्री द्वारा विशिष्ट श्रेणी में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान है, उच्च शिक्षा या विशिष्ट योगदान हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ये सरस्वती सम्मान है, जो शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 2134। इधर योजना है और इनसे लाभार्थी वर्ग कौन सा है वो मैच करना है हमें। शारदा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पज था, जो मेन उद्देश्य था, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो ड्रॉप आउट जिन्हें कहा जाता है, या कभी स्कूल न जाने वाले 7 से 14 वर्ष के जो ड्रॉप आउट स्कूल बच्चे हैं, जिनको कहा जाता है दिस वन ड्रॉप आउट, इनको चिन्हित करना और उनका फिर से नामांकन करवाना, पुनर्नामांकन, ये है शारदा कार्यक्रम। राष्ट्रीय साधन सहस योग्यता छात्रवृत्ति है, ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, मेधावी छात्र, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी कर सकें। इसका आएगा फर्स्ट वन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्नातक या जो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी, और जो तकनीकी या व्यवसायिक कार्य पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं युवा, उनको मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, यूजी पीजी और जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं उनको मुफ्त में स्मार्टफोन या टैबलेट फाइनल ईयर में। निपुण भारत मिशन है, जो एफएलएन जिसकी हम चर्चा करते आए हैं, 3 साल से 9 साल की आयु वर्ग के बच्चे बाल वाटिका से कक्षा 3 तक में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, उसके लिए है, तो इसका थर्ड आएगा, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी।
परख पोर्टल, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, शिक्षा क्षेत्र में किससे संबंधित है? परख पोर्टल है। परख की फुल फॉर्म क्या होती है? परख होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये होता है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख की फुल फॉर्म है। और इसको शिक्षा क्षेत्र में किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत स्थापित किया परख। और भारत का पहला ये राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक केंद्र है। इसका उद्देश्य होता है अलग अलग जो स्कूल बोर्ड है उनके बीच मूल्यांकन के जो मानक है, गाइडलाइंस या जो उनके लिए मानदंड है, उनको एक सुव्यवस्थित करना। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शारदा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारदा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूछा हमसे। शारदा कार्यक्रम 7 से 14 साल के बच्चों को चिन्हित करना, पढ़ाई छोड़ दी है, कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए है। शारदा की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे कि शारदा की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल हर दिन आए। स्कूल हर दिन आए, ये है शारदा। निष्ठा कार्यक्रम का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जा रहा है? हमसे यह भी पूछा जा सकता है निष्ठा का, तो निष्ठा का एनसीईआरटी कौन से मंत्रालय के तहत? ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री था पहले, अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, इसके अधीन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ प्रत्येक वर्ष किस महीने में व्यापक रूप से नामांकन बढ़ाने के लिए किया जाता है? स्कूल चलो अभियान है, इसकी शुरुआत की जाती है नामांकन की जब सेशन शुरू होता है अप्रैल में, और इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा, फिर शुरू किया जाता है जुलाई में। घर घर जाकर प्रधानाध्यापक या शिक्षक बच्चों को पंजीकरण करवाते हैं इसमें। पहला इसमें अप्रैल, दूसरा चरण इसका जुलाई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पात्र छात्रों को क्या वितरित करती है? तो इसमें टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये प्रदान किए जाते हैं 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस होता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन के अवसर पे नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए अंतिम चयन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश में जो राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए कमेटी गठित की जाती है, और ये जो अंतिम चयन हेतु गठित की जाती है कमेटी, कमेटी की फाइनल किनका चयन किया जाएगा, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अब इसमें हो सकता है आप में से कुछ साथी कंफ्यूज हों, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अलग अलग जो शासन रहे हैं, गवर्नमेंट रही है, उनमें अलग अलग टाइम पे इसमें अलग लोग रहे हैं। जैसे इसमें अभी देखेंगे तो राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव या जो सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वो रहते हैं, अपर मुख्य सचिव या सचिव शिक्षा विभाग। इनके अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी काम करती है जो जनपद स्तर से जो संतुष्टि आती है, संतुति उनको जांच करती है। अलग अलग जो गवर्नमेंट रही है उस टाइम पे, जैसे कभी इसमें चेयरमैन रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो कभी इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। माध्यमिक स्कूलों में एनसीसी की जूनियर डिवीजन के कैडेट्स की न्यूनतम आयु और प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? माध्यमिक स्कूलों में एनसीसी की जो जूनियर डिवीजन है इसके कैडेट्स की मिनिमम एज और प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? एनसीसी जो महानिदेशालय है और जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के जो दिशा निर्देश हैं,
इनके स्पष्ट रूल है, स्पष्ट नियम है। इनके मुताबिक जूनियर डिवीजन के नामांकन के लिए छात्र की आयु कम से कम नॉट लेस देन 13 ईयर्स और अधिकतम 18.5 ईयर, 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और 2 साल का इसमें जूनियर डिवीजन का पाठ्यक्रम 2 साल का होता है। 2 साल के टाइम पे एक एक इसमें वार्षिक प्रशिक्षण शिविर भी लगता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसको पूरा करने के बाद जो कैडेट्स हैं उनको ए सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए पात्र माना जाता है। दीक्षा पोर्टल के तकनीकी डिजाइन और व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीक्षा पोर्टल का पूछा है। इसमें दीक्षा पोर्टल पर सभी एनसीईआरटी, सही कौन सा है ये बताना है, सभी एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों की पाठ्य पुस्तकों को ईटीबी में बदलने के लिए विशिष्ट क्यूआर कोड तकनीक का उपयोग किया जाता है। ईटीबी क्या है? एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक। ईटीबी होता है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक। इसमें विकसित किया गया है जहां प्रत्येक अध्याय के बाद में एक क्यूआर कोड को लगाया, जो उसको स्कैन करने से संबंधित जो डिजिटल सामग्री है वो ओपन हो जाती है। यह पोर्टल पूरी तरह से एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसे सदानंद नामक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोर पर विकसित किया गया है। दीक्षा पोर्टल है, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसको सदानंद नामक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोर पर विकसित किया गया है। ये दीक्षा पोर्टल एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर तो है, यहां तक तो सही है, लेकिन ये सदानंद नामक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकसित नहीं किया गया है। दीक्षा को डेवलप किया गया है सनबर्ड पे। किस पे? सनबर्ड पे। इस पे डेवलप किया गया है इसको, जो सीखने और कौशल विकास का ये समाधान प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म देश की 35 से अधिक भाषाओं में ई कंटेंट का समर्थन करता है। दीक्षा है समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रेजेंट में 35 से अधिक भाषाओं में। देखिए ये डेटा चेंज होता रहता है, अभी इसमें कुछ चेंज आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी प्रेजेंट में 36 भाषाएं हैं। 35 से अधिक भाषा इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंट में 36 है इसमें, और ये बदलता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहीं से भी प्रिपरेशन करें आप, आउटडेटेड चीजें मत पढ़िएगा, अदरवाइज वो आपकी वो जो अमाउंट या जो फी है वो मैटर नहीं करता, आपका टाइम मैटर करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के अंतर्गत विजेता शिक्षक को प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी धनराशि की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? राज्य अध्यापक पुरस्कार की बात करें उत्तर प्रदेश में तो अभी प्रेजेंट में 50,000 दिया जाता है, इस नगद, और इसके साथ में प्रमाण पत्र, शॉल, मेमोरी वगैरह जो जो चिन्ह है, स्मृति चिन्ह, ये प्रदान किए जाते हैं। इसमें एक मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार और होता है जो एक स्पेशल कैटेगरीज में दिया जाता है, तो उसमें शिक्षक या प्रिंसिपल, एचएम, इनको दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी में प्रोत्साहन राशि, जो सीधे मुख्यमंत्री स्तर से विशेष मूल्यांकन पर प्रदान की जाती है, और वो 1 लाख रुपए होता है। स्पेशल का पूछे तो 1 लाख है। और ये पहले 10,000 दिया जाता था, फिर उसको बढ़ा के 25,000 किया इसी गवर्नमेंट ने, और अभी 50,000। दीक्षा पोर्टल को किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है? दीक्षा जो पोर्टल है इसको अभी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया हुआ है, तो कौन सी राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत किया है? यह है प्रधानमंत्री ई विद्या। प्रधानमंत्री ई विद्या पहल के अंतर्गत इसको वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। और स्कूली शिक्षा है, इसके लिए एक डिजिटल बैकबोन कह सकते हैं इसको। स्कूली शिक्षा मतलब इसके लिए डिजिटल बैकबोन है एक तरीके से। स्काउटिंग और गाइडिंग के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे जिनकी शिक्षाओं पर आज भी स्कूलों में चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है? स्काउटिंग और गाइडिंग के संस्थापक पूछे हैं जिनकी शिक्षाओं पे आज भी स्कूलों में चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्काउटिंग जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1907 में हुई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन का एक सेना अधिकारी था रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बेडन पावेल, इसके द्वारा की गई थी। और भारत में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो है इसी पद्धति पे काम करता है।
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का संचालन किस केंद्रीय प्रशासनिक निकाय द्वारा किया गया था? जो लेटेस्ट है वो 2024 का है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ये किसके द्वारा किया गया था? परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण देश भर की जो कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 9 इसके छात्रों के मूल्यांकन के लिए 369 इसके लिए परख द्वारा एनसीईआरटी इसके अंतर्गत किया था। इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। निष्ठा 2.0 का मुख्य फोकस किस लक्षित समूह के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पे है? निष्ठा 2.0, निष्ठा 2.0 है ये माध्यमिक स्तर के लिए है। 2021-22 में 2021-22 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षा 9 से 12 के शिक्षक और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों के लिए शुरू किया गया था। ये निष्ठा 2.0 9 से 12 के शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए शुरू किया गया था। प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य 9 से 12 शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य इनके लिए शुरू किया गया था। ये अगर हमसे पूछा जाए निष्ठा 3.0 तो निष्ठा 3.0 है वो प्री प्राइमरी से 5वीं तक के लिए। ये जो है ये निष्ठा 3.0 है। पहला ऑप्शन निष्ठा 3.0 के लिए है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के आवंटन का खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामान्य राज्यों में किस अनुपात में साझा किया जाता है? हमसे पूछा है मिड डे मील योजना जो अभी पीएम पोषण हो चुका है, इसके अंतर्गत खाद्यान्न के आवंटन का जो खर्चा आता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। देखिए मिड पीएम पोषण योजना में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें भोजन पकाने की लागत है, कुकिंग कॉस्ट या जो अदर आवर्ती व्यय है केंद्र और राज्य जो सामान्य राज्य हैं उनमें होता है। लेकिन ये हमसे पूछा है खाद्यान्न का। खाद्यान्न का तो इसमें जो लगता है पूरा 100% इसमें केंद्र सरकार देता है खाद्यान्न का। अब हमसे पूछा जाए इसमें खाद्यान्न का तो जो एफसीआई है भारतीय खाद्य निगम, वहां से स्कूलों तक खाद्यान्न की पूरी लागत सब्सिडी केंद्र सरकार उठाती है। परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसमें वो भी केंद्र सरकार देता है। राज्य सरकार खाद्यान्न पे कोई वित्तीय बोझ नहीं उठाता है। जबकि जो शेयरिंग पैटर्न है अदर जो घटक है इसमें जैसे कुकिंग कॉस्ट है, कुकिंग कॉस्ट जैसे सामग्री रसोई का मानदेय, इसमें सामान्य राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो 60% केंद्र सरकार देती है रसोई में जो खाना बना रहे हैं उनके लिए, या जो सामग्री है अदर उसके लिए 60% केंद्र सरकार और 40% स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का पूछा जाए तो 90% केंद्र सरकार, 10% वहां के राज्य, और जो यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश उनमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हम बात कर रहे हैं जो अदर कुकिंग कॉस्ट वगैरह की, खाद्यान्न में तो पूरा 100% एफसीआई से आता है, पूरा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह केंद्र सरकार का है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के वर्तमान सत्र के दूसरे चरण का राज्यव्यापी शुभारंभ 1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा कहां से किया गया? राज्यव्यापी शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2026 को सहारनपुर से किया था। सहारनपुर में इस्माइलपुर है, वहां से सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल है, वहां से किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक और प्रधानाचार्य को अपने व्यावसायिक विकास के लिए हर साल न्यूनतम कितने घंटे के सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्पष्ट निर्देशों हैं, इसके अकॉर्डिंग शिक्षक और संस्था प्रधान हैं उनको स्वयं के शैक्षिक जो एक उन्नयन है उसके लिए हर साल कम से कम 50 घंटे का सीपीडी मॉड्यूल या कार्यशालाओं में भाग लेना जरूरी है। सीपीडी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये है सीपीडी। तो इस यूनिट में हमने 35 क्वेश्चन किए हैं। किसी यूनिट में हो सकता है आपको 30 भी करवाए जाएं, किसी में 40 भी करवाए जाएं, और फुल लेंथ टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपकी क्वेरी है पूछ लीजिएगा इस नंबर पे। नमस्कार।